हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय माता दी। क्या चल रहा था अपने गोहिल वंश चल रहा है। और गोहिल वंश में राणा सिसोदिया शाखा अपने चल रही है। और उसमें महाराणा सांगा के बारे में अपन पढ़ लिया और उदय सिंह के बारे में पढ़ लिया। आज अपन बात करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। ठीक है, तो महाराणा प्रताप के बारे में आज का ये सेशन होने वाला है। तो बने बने रहिए लास्ट तक। और अच्छे से नोट्स जो मैं बताऊंगा अच्छे से उनको लिखना। ठीक है, और अच्छे से स्टडी करना। आपको कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पक्की गारंटी है। ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे तो ये मैटर काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं शुभराम आप सभी का जीएसएम क्लासेस में दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ ही ये एक उम्मीद आपको देता हूं कि अगर आप अच्छे से नोट्स बनाओगे, अच्छे से मेहनत करोगे, तो ये नोट्स आपके लिए अच्छे कामगार साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक आज का अपना रहने वाला है, खैर इसमें पूरे में अपन महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि महाराणा प्रताप थोड़ा लंबा टॉपिक है। ठीक है, तो आज महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा करेंगे। और एक और बात, अगर आपको पीडीएफ में या कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। और एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा आज आप सभी से। ठीक है, लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको देना कमेंट करके। ठीक है, और अगला जो वीडियो डालूंगा मैं शाम को या कल सुबह, तो उसमें उसका जवाब भी दे दूंगा, उसमें राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 से लेकर के 1597 तक इनका शासनकाल रहा। और जन्म की बात करें तो इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। और उस दिन क्या थी, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया थी। ठीक है, और महाराणा प्रताप के जो पिता हैं, पिता का नाम उदय सिंह है। इनका जन्म स्थान जूनी कचहरी, बादल महल, कटारगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद। ठीक है, राजसमंद के अंदर जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके अंदर कटारगढ़ बादल महल के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था, बादल महल में। ठीक है, महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई, इनके नाना का नाम अखेराज सोनगरा, मामा मानसिंह सोनगरा, और इनके भाई हैं शक्ति सिंह और जगमाल। ठीक है, आगे इनके उपनामों की बात करें तो कर्नल टोड के अनुसार इनके दो कर्नल टोड ने इनको मेवाड़ का केसरी कहा और हल्दी घाटी का शेर कहा था कर्नल टोड ने। ठीक है, और महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कीका था, कीका। ठीक है, और इनको वीर शिरोमणि भी कहा जाता है। और शक्ति सिंह ने जो है इनको नीले घोड़ेरा अश्वार कहा। एक गाना भी है, आपको पता ही होगा, नीले घोड़ेरा अश्वार म्हारा, मेवाड़ी सरदार राणा, सुनता ही जहाजो जी, मेवाड़ी राणा सुनता ही जहाजो जी। सुना होगा ना आपने। तो ये महाराणा प्रताप का बहुत अच्छा गाना है। उसमें इनका हल्दी घाटी का जो युद्ध है इसका भी विवरण आता है इस गाने में। अच्छा गाना है। ठीक है, तो इनके ये कुछ इनके उपनाम हैं महत्वपूर्ण। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इनके राज्याभिषेक की। तो 32 वर्ष की उम्र में इनका राज्याभिषेक हुआ था। और इनकी जब मृत्यु हुई थी तो मृत्यु के समय इनकी जो है आयु 57 साल की थी। ठीक है, इनका जन्म तो 1540 में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु जो है इनकी 1597 के अंदर हो गई थी। तो 1540 में जन्म हुआ और 1597 में मृत्यु हो जाती है। तो टोटल कितना, 57 वर्ष तक ये इनकी आयु थी। ठीक है, 57 वर्ष की उम्र में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इनका अगर शासन की बात करें तो महाराणा प्रताप ने कुल 25 वर्ष तक शासन किया था। और इनके घोड़े का नाम चेतक है। और इनका हाथी था, और हाथी का नाम राम प्रसाद है। और राम प्रसाद जो है हाथी का नाम ये अकबर ने रखा था। ठीक है, जो महाराणा प्रताप का हाथी था राम प्रसाद, इसका नाम राम प्रसाद किसने रखा था, अकबर ने रखा था। ठीक है, शक्ति सिंह का घोड़े का नाम, शक्ति सिंह के घोड़े का नाम त्राटक था। और त्राटक ये चेतक का भाई था, त्राटक और अटक। ठीक है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में गोगुंदा में जो
उदय सिंह का जो शमशान घाट है उसके अंदर इसका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, जो उदय सिंह है उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया था, जगमाल का जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है, वो छोटा बेटा था। लेकिन जो कृष्णदास चुंडावत और ये जो अखिराज सोनगरा है, इन्होंने जब उनका देहांत हुआ था उदय सिंह का, तो शमशान घाट में ही महाराणा प्रताप का राज तिलक कर दिया था। ठीक है, तो फिर जगमाल जो है अकबर की शरण में चला गया था। तो ये कहानी है आगे बहुत लंबी, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे अपन, पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इनका राज्याभिषेक 1572 में गोगुंदा के शमशान घाट में कर दिया गया था। और तलवार पर, कमर पर तलवार किसने बांधी? कृष्णदास चुंडावत ने। ठीक है, राज तिलक में महत्वपूर्ण भागीदारी अखिराज सोनगरा ने निभाई, जो कि कौन थे? इनके नाना जी थे। ठीक है, ये इधर देखो, अखिराज सोनगरा, ठीक है, इनके नाना जी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो इनकी रानी है महाराणा प्रताप की, इनकी रानी का नाम है अजबदे पंवार। ठीक है, और महाराणा प्रताप का एक पुत्र था अमर सिंह प्रथम। अजबदे पंवार से ये अमर सिंह प्रथम जन्मे। ठीक है, आगे देखो, जो अकबर था, अकबर ने बहुत प्रयास किया था महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए। ठीक है, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की एक भी नहीं सुनी और अधीनता स्वीकार नहीं करी। ठीक है, 1572 के अंदर अकबर ने जलाल खां कोरची को भेजा महाराणा प्रताप के पास समझाने के लिए। यहाँ पे 4 दूत मंडल हुए थे। ठीक है, 4 जने जो हैं समझाने के लिए आए थे महाराणा प्रताप को, और इसके लिए ट्रिक भी हैं JMBT। ठीक है, तो सबसे पहले जलाल खां कोरची महाराणा प्रताप के पास आए 1572 में। ठीक है, और इनका प्रयास भी क्या हुआ? असफल रहा। ठीक है, महाराणा प्रताप अधीनता के लिए राजी नहीं हुए। उसके बाद मान सिंह आए जून 1573 में, और मान सिंह ने जो है इनको समझाया था, लेकिन मान सिंह से भी जो है महाराणा प्रताप नहीं माने और अधीनता स्वीकार नहीं की, और मान सिंह भी यहाँ पे क्या होता है? असफल होता है। ठीक है, उदय सागर झील पर महाराणा प्रताप से मुलाकात करके महाराणा प्रताप को शाम के टाइम रात्रि भोज में पिछोला झील पर भोजन पे आमंत्रित किया था मान सिंह ने, लेकिन महाराणा प्रताप की जगह अमर सिंह आया था वहाँ पे। ठीक है, रात्रि भोजन में। तो महाराणा प्रताप ने मान सिंह की बात भी नहीं मानी, और मान सिंह जो है यहाँ से असफल होता है और वापस लौट जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे भगवंत दास आता है सितंबर-अक्टूबर में 1573 के अंदर, और यह भी असफल होकर के वापस लौट जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पे टोडरमल आता है दिसंबर 1573 के अंदर। ठीक है, और ये भी असफल होकर के वापस लौट जाता है, किसी की बात नहीं मानी। ठीक है, महाराणा प्रताप ने। चलिए आगे बात करते हैं। मान सिंह व प्रताप की मुलाकात उदय सागर झील पर हुई, और प्रताप ने रात्रि भोज का कार्यक्रम पिछोला झील पर रखा था। महाराणा प्रताप ने पिछोला झील पर रात्रि भोज का कार्यक्रम रखा था, जहाँ पे महाराणा प्रताप नहीं आए थे। कौन आया था? अमर सिंह। ठीक है, उसके बाद 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून 1576 के अंदर। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये युद्ध कब हुआ था? 21 जून 1576 में। ठीक है, और कहाँ हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? खमनौर की पहाड़ियाँ, राजसमंद, बनास नदी पर। ठीक है, खमनौर राजसमंद में बनास नदी के तट पर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। और किस किस के बीच हुआ था? अकबर की तरफ से लड़ने के लिए आया था मान सिंह, और इधर थे महाराणा प्रताप मेवाड़ की ओर से। ठीक है, अब बात करते हैं कि अकबर ने जो है हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना बनाई, तो ये योजना कहाँ बनाई? अकबर ने मैंगनीज दुर्ग अजमेर के अंदर। ठीक है, और महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर योजना बनाई। ठीक है,
और महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में भाग लेने वाले शूरवीर पुंजा भील, हकीम का शूर और रामसा तंवर और जालाबिंदा, भीम सिंह डोडिया, भामाशाह व ताराचंद मानसिंह सोनगरा, ये जो है महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में आए थे। और इधर अकबर की तरफ से मानसिंह आया था और मानसिंह का साथ देने के लिए आसफ़ खां, हासिम बारह, बहलोद खां, मेहत्तर खां, मंदायूनी, माधो सिंह, जगन्नाथ कछवा, शक्ति सिंह और जगमाल दोनों जो है महाराणा प्रताप के भाई थे। लेकिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया था 1572 में शमशान के अंदर। इस वजह से जो है जगमाल अकबर की शरण में चला गया था। ठीक है, अब बात करें कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है इसका कई लोगों ने अलग अलग नाम दिया है हल्दी घाटी के युद्ध को। तो कर्नल टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या बताया है? मेवाड़ का थर्मोपल्ली। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये लगभग हर तीसरे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो कर्नल टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या बताया है? मेवाड़ का थर्मोपल्ली। तो पहला नाम क्या हो गया? उपनाम मेवाड़ का थर्मोपल्ली। ठीक है, अबुल फजल ने इस हल्दी घाटी युद्ध को क्या बताया? खमनौर का युद्ध बताया। ठीक है, और आशीर्वादी लाल जो हैं इन्होंने बादशाही बाग का युद्ध बताया हल्दी घाटी को। ठीक है, उसके बाद अन्य उपनामों की बात करें तो बनास का युद्ध भी कहा जाता है हल्दी घाटी के युद्ध को। रक्त तलाय का युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि इसमें खूब सारा ऐसे पानी की तरह खून बहा था राजपूतों का। ठीक है, तो इस वजह से रक्त तलाई का युद्ध भी कहा जाता है, हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। और ये युद्ध जो है अनिर्णायक रहा, इसलिए इसे अनिर्णायक युद्ध भी कहा जाता है। इसमें ना महाराणा प्रताप की विजय हुई, ना अकबर की विजय हुई, ना महाराणा प्रताप हारा, ना मानसिंह हारा। ठीक है, तो ये अनिर्णायक युद्ध रहा और बंदायूनी ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध बताया। ठीक है, तो हल्दी घाटी जो युद्ध है इसका जो थ्योरी है थोड़ा आगे देखेंगे। पहले हाथी देख लेते हैं, प्रमुख हाथी। ठीक है, अब राजपूतों के जो हाथी है प्रमुख हाथी उनके बारे में बात करेंगे और मुगलों के जो हाथी हैं उनके बारे में बात करेंगे। राजपूतों के हाथी जो कि सबसे पहले नंबर पे आता है राम प्रसाद। ये राम प्रसाद हाथी है जो कि प्रताप का हाथी था और अकबर ने राम प्रसाद नाम रखा था। किसका? राम प्रसाद जो हाथी है इसका नाम अकबर ने रखा था। दूसरा लूणा, चक्रवाप, खांडेराय और चक्रवाय, ये है राजपूतों के हाथी। और मुगलों के हाथियों की बात करें तो मुगलों के बादशाह अकबर का जो हाथी है उसका नाम हवाई था और मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना हाथी था। ठीक है, उसके बाद रमनदार, गजदार और गजमुक्ता। ठीक है, ये हो गए मुगलों के हाथी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हल्दी घाटी जो युद्ध है, हल्दी घाटी युद्ध की थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं अपन। तो हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप व मानसिंह के बीच यह युद्ध हुआ था। और प्रताप की ओर से हरावल पक्ष का नेतृत्व कर रहे थे हकीम कांसूर, कृष्णदास चुंडावत व भीम सिंह। ठीक है, ये हरावल पक्ष का नेतृत्व कर रहे थे। और जो चंदावल पक्ष है उसका नेतृत्व पुंजाजी भील, गोपीनाथ, जगन्नाथ मेहता और रामचंद्र। ठीक है, ये चंदावल पक्ष का नेतृत्व कर रहे थे। और अकबर का जो मुख्य सेनापति है वो मानसिंह कछवा था और उसी के नेतृत्व में यह युद्ध हुआ था। मानसिंह के नेतृत्व में मुग़ल सेना के हरावल पक्ष का नेतृत्व सैयद हासिम और आसफ़ खां कर रहे थे। ठीक है, जो मुग़ल सेना का जो हरावल पक्ष है उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सैयद हासिम और आसफ़ खां। ठीक है, और मुग़लों का जो चंदावत पक्ष है उसका नेतृत्व कर रहे थे मेहत्तर खां व माधो सिंह कछवा। ठीक है, और आगे बात करें तो ये हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक रहा और हकीम खां सुर ने वीर गति प्राप्त की और हकीम खां सुर का मकबरा खमनौर में बना हुआ है। ठीक है, जहाँ पे युद्ध हुआ था वहाँ पे
हकीम खां सुर्की का जो है मकबरा बना हुआ है। युद्ध के मैदान में प्रताप के राज चिन्ह सादड़ी के राजा झाला बिंदा या मान ने धारण किए। ठीक है, झाला बिंदा जो है इसने महाराणा प्रताप के राज चिन्ह धारण करके युद्ध में लड़ाई लड़ी और महाराणा प्रताप वहाँ से निकल चुके थे। ठीक है, तो झाला बिंदा जो है लड़ते हुए क्या हो गए, यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हो गए। प्रताप के भाले के वार से मानसिंह बच गया, लेकिन मर्दाना हाथी जो कि मानसिंह का हाथी था, मर्दाना हाथी की सूंड में लगे जहरीले खंजर से चेतक की टांग कट गई थी, जिससे चेतक घायल हो गया था। चेतक बलीचा गांव में नाला पार करते समय शहीद हो गया था। घायल तो वो पहले से हो रखा था। ठीक है, तो फिर वो जो है बलीचा गांव में नाला पार करते समय शहीद हो गया था। चेतक का स्मारक या छतरी बनी हुई है बलीचा गांव में। और आगे बात करें तो प्रताप की तलवार का वार से बहलोद खां व उसका घोड़ा मारा गया। इस युद्ध में अकबर के आने की झूठी अफवाह मेहतर खां ने फैलाई थी। मतलब अकबर की आने की झूठी अफवाह मेहतर खां ने इस युद्ध में झूठी अफवाह फैला दी थी, ताकि अकबर की सेना में और ज़्यादा जोश हो। तो जोश पैदा करने के लिए झूठी अफवाह फैलाएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार बंदायूनी था, और बंदायूनी ने राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी के बालों को रंगा था। इतना खून बह रहा था वहाँ पे कि वो गाना है ना नाड़ो बेतो जाए, उसमें एक शब्द आता है, चाली मेवाड़ी तलवार राणा सुनता है जाजो जी बेगिया खूनारा खंकार। तो वहाँ पे खून की नदियाँ बह रही थी। ठीक है, तो बंदायूनी ने अपनी दाढ़ी के बालों को खून से रंगा था। और महाराणा प्रताप जो है युद्ध के मैदान से कोलियारी गांव की ओर निकले और वहाँ से कमलनाथ पर्वत होते हुए आवरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाई। ठीक है, आवरगढ़ गए और आवरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाई। अकबर ने मानसिंह के मुग़ल दरबार में आने पर रोक लगा दी थी। अकबर ने जो है मानसिंह को अपने दरबार में आने से रोक लगा दी थी मानसिंह के ऊपर अकबर ने। उसके बाद अक्टूबर 1576 में अकबर स्वयं हल्दी घाटी की ओर आया, लेकिन वह भी असफल रहा। ठीक है, उसके बाद अकबर ने फिर से प्रयास किया महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए, तो फिर से वो असफल रहा। तो अकबर ने 3 बार शाहबाज खां को भेजा था, जो कि कुंभलगढ़ का पर अधिकार कर रखा था इसने। ठीक है, 1577 में शाहबाज खां को भेजा, असफल रहा। 1578 में शाहबाज खां को भेजा, फिर असफल रहा। फिर 1579 में भेजा, फिर असफल रहा। और फिर 1580 में भेजा। ठीक है, 80 है यहाँ पे, 80 कर लेना। 80 में भेजा अब्दुर रहीम खान। ठीक है, यह भी असफल रहा था। अब्दुर रहीम खाना। ठीक है, तो अब्दुर रहीम खान ने अपने परिवार को शेरपुर गांव में रखा। यहाँ पर अमर सिंह प्रथम ने खाना के परिवार को बंदी बना लिया, जिन्हें प्रताप के कहने पर वापस रिहा कर दिया। 1578 में ईस्वी में प्रताप की सहायता भामाशाह ने की, और भामाशाह ने प्रताप के 25 लाख प्रताप को जो है भामाशाह ने महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए दिए और 20,000 सोने की अशरफियाँ भेंट की। ठीक है, 20,000 सोने की अशरफियाँ भेंट की, जिससे कि महाराणा प्रताप ने वापस अपनी सेना तैयार करी। ठीक है, अब भामाशाह की बात करें। भामाशाह जो है ये इसका मूल स्थान पाली है, और भामाशाह का छोटा भाई ताराचंद है, और इसका उपनाम भामाशाह का उपनाम मेवाड़ का कर्ण या दानवीर भी कहा जाता है। और दूसरा उपनाम है इनका प्रताप का उद्धारक, क्योंकि महाराणा प्रताप की इन्होंने सहायता करी थी। ठीक है, आगे अब बात करते हैं दिवेर के युद्ध की। तो दिवेर का युद्ध
1582 में लड़ा गया और मुग़ल सुल्तान शेरशाह खां और महाराणा प्रताप के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और महाराणा प्रताप के साथ में उसका बेटा अमर सिंह भी था। दिवेर के युद्ध के उपनाम, तो कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा और दूसरा उपनाम है इनका दिवेर युद्ध का प्रताप के गौरव का प्रतीक। ठीक है, आगे इस युद्ध में प्रताप की जीत हुई और अमर सिंह ने अपने भाले के एक ही वार से सुल्तान शेरिमा खां और उसके घोड़े को मार गिराया था। ठीक है, एक ही वार से। आगे 1583 में दत्तानी का युद्ध हुआ और इस युद्ध में सुल्तान देवड़ा ने प्रताप के भाई जगमाल को पराजित करके मार दिया था। ठीक है, उसके बाद प्रताप का शस्त्रागार ये मायरा की गुफा थी। ठीक है, प्रताप के जो शस्त्रागार है वहाँ पे अपनी सेना के लिए अस्त्र शस्त्र रखते थे वो, तो शस्त्रागार मायरा की गुफा थी। ठीक है, 1584-85 में अकबर का अंतिम प्रयास रहा था। ठीक है, महाराणा प्रताप को अधीनता में लाने का। ठीक है, तो जगन्नाथ कछवा को भेजा। अकबर ने प्रताप के विरुद्ध जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में अंतिम अभियान रखवाया और जगन्नाथ कछवा की बिना युद्ध लड़े 1585 में जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और जगन्नाथ कछवा की छतरी कहाँ पे है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर इनकी छतरी है जगन्नाथ कछवा की। और इनकी छतरी जो है 32 खंभों की है और नाहर नृत्य हुआ। इनकी छतरी पे यहाँ पे क्या हुआ? नाहर नृत्य हुआ। और अब आगे बात करते हैं 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने चावंड को जीतकर अपनी स्थायी राजधानी बनाई 1585 में। और 1585 से 1615 तक 28-30 वर्षों तक चावंड राजधानी रही थी और चावंड प्रताप की 12 वर्ष तक राजधानी रही थी, क्योंकि 1597 के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस वजह से 12 वर्ष तक तो उनके समय चावंड राजधानी रही थी। फिर अमर सिंह के समय तो चावंड चित्र शैली की शुरुआत महाराणा प्रताप के समय हुई। और महाराणा प्रताप का जो प्रसिद्ध चित्रकार है निसारुद्दीन, कौन है? निसारुद्दीन था। उसके बाद 19 जनवरी 1597 ईस्वी में चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद शासन कौन बनेगा? अमर सिंह प्रथम। अब नॉर्मल सी बातें देख लेते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। ठीक है, महाराणा प्रताप की छतरी, ठीक है, कितने खंभों की? 8 खंभों की। देखो, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग, मुझे देखो बोलने की तो ज़रूरत है ही नहीं, ये आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ये जो वीडियो हैं, ये जो PDF में डाल रखा हूँ, तो बोलने की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ती है कि मान लो कहीं मैं मात्रा वात्रा भूल गया हूँ या कोई लिखना भूल गया हूँ, तो इस वजह से मुझे बोलना पड़ रहा है। बाकी बोलने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आपको कुछ नहीं करना है। इसको, ये जो नोट्स हैं, इनको ऐसे कैसे लिख लेना है और फिर इनकी रीडिंग कर लेना है। ठीक है, और इनकी रीडिंग करने से पहले मैं इतना ही कहूँगा कि देखो, कहानी के टाइप में अगर आपको याद करना है तो ये तो नोट्स तो आपके पास होंगे, लेकिन आप किसी बड़ी मैराथन क्लास एक बार ज्वाइन करके उसकी कहानी सुन लो, ताकि कहानी सुनने से क्या है कि आसान होता है याद होने में। अब मैं देखो, ये PDF है, ये नोट्स बना रखा है, तो कहानी बताऊंगा तो फिर इनको नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी कि एक टॉपिक को कराने में 2-2 घंटे चले जाएंगे। तो मैं इस वजह से कहानियाँ नहीं कह सकता। ठीक है, कहानियों में टाइम समय ख़राब नहीं कर सकता। अब वैसे अधिकतर जो है उनके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनको क्या है कि पहले से ही हिस्ट्री पता है, तो उनको क्या है कि इन PDF से उनका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। कहने का मतलब शॉर्ट एंड स्वीट है ये, तो इनको आप लिख के रखना। कहानियाँ तो देखो, कहानी के तौर पे कोई एक मैराथन क्लास कोई भी ज्वाइन कर लेगा, कहानी याद होने के बाद में ये नोट्स आपके बिल्कुल काम आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं महाराणा प्रताप की छतरी। तो इनकी छतरी है खेजड़ बांध बांडोली ग्राम के अंदर। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? सलुम्बर के अंदर पड़ता है और 8 खंभों की छतरी है। महाराणा प्रताप के दरबारी कवि हैं, इनके दरबारी कवि 5 है। कितने हैं? 5 हैं। तो एक तो है माला साधु,
इसने रचना करी थी जुलना, ठीक है। और ये रामा साधु है, इसने कुछ नहीं किया था। माला साधु ने तो जुलना नामक ग्रंथ लिखा और रामा साधु ने कुछ नहीं लिखा। और उसके बाद है चक्रमणि मिश्र, इसने 4 ग्रंथ लिखे थे। एक तो विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति और व्यवहार दर्श, ठीक है। उसके बाद ये दुर्सा अड्डा, ठीक है, ये चौथा कवि था इनका, सॉरी दूसरा दरबारी विद्वान था। तो इसने पहले जो है ये अकबर के दरबार में था। और दुर्सा अड्डा की जो है रचनाएं हैं वो है, एक तो विरुद्ध छतहरी और दूसरी जो रचना है इनकी किरतार बावणी, ठीक है। और 5वां दरबारी है महाराणा प्रताप का, वो है हेमरत्न सूरी, ठीक है। तो इन्होंने गोरा बादल पद्मिनी की चौपाई लिखी थी और दूसरी रचना है इनकी सीता चौपाई, ठीक है। कन्हैयालाल सेठिया, इन्होंने प्रताप का साहित्य नाम पाथल बताया है और पृथ्वीराज का जो साहित्यिक नाम है वो पीथल बताया है, ठीक है। पृथ्वीराज का साहित्यिक नाम पीथल और महाराणा प्रताप का साहित्यिक नाम पाथल, ठीक है। तो इसी के साथ महाराणा प्रताप का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। और अब अपन अगले क्लास में बात करेंगे अमर सिंह के बारे में और पढ़ेंगे, जानेंगे कि अमर सिंह ने क्या किया, कैसे किया, कब किया, ठीक है। और उसके बाद कौन आता। तो ये चीज़ें पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और जैसे कि मैंने कहा था शुरू में कि मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट करके देना है, ठीक है। और मैं पूछूंगा पिछली क्लास से संबंधित, ठीक है। उसका कमेंट करके जवाब देना और उसका आंसर मैं कल वाली क्लास में दूंगा। या फिर हो सकता है मैं कमेंट में हर एक को तो रिप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन एक उसका सही आंसर का मैं जवाब दे दूंगा रिप्लाई करके किसी एक जने को, ठीक है। तो सवाल है अपना कि राजस्थान का एकमात्र जल जौहर, ठीक है, जल जौहर, ठीक है। समझ में आ गया, जल जौहर राजस्थान का एकमात्र जल जौहर कब व कहाँ हुआ था, ठीक है। यह आपका सवाल है, इसका जवाब देना आपको कमेंट करके और इसका आंसर दूंगा मैं कल, ठीक है। और या फिर कमेंट में रिप्लाई में, ठीक है। राजस्थान का एकमात्र जल जौहर कहाँ हुआ था और कब हुआ था और किसने किया था, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।